कब खून खौलेगा तेरा। ऐसा सच में मेरे को एक कमेंट मिला, एक यूज़र ने मुझे भेजा इस स्टॉक को लेकर के, जिसकी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि वो जो कह लीजिए उनकी जो कमेंट थी वो काफ़ी हद तक मुझे सही भी लगी। क्योंकि रीज़न ये है दोस्तों, ये स्टॉक अभी अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, और जब मैं आपके साथ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, स्टॉक ना तो एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है ना एक बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, और एक ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहाँ से या तो एक सडन गिरावट शुरू हो सकती है बड़ी, या वापस एक बड़ा बाउंस बैक आ सकता है। तो आप कह सकते हैं रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो दोनों ही काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं 50-50 पे हैं। ये स्टॉक जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, ये आप कह सकते हैं कि यूएसए की सबसे बड़ी जेनरिक कंपनी है दोस्तों। इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में इसका नाम आता है, और ये कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है दोस्तों। लेकिन पिछला कुछ समय इस स्टॉक के लिए, स्पेसिफिकली स्टॉक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा। अब जब स्टॉक के लिए सही नहीं रहा मतलब कंपनी के लिए सही भी नहीं रहा होगा, ये दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन वो निवेशक जो स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि क्या ये स्तर सही है निवेश करने का, और वो निवेशक जो 600, 650 या 700 के आसपास भी अटके हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या भाई निकल जाए स्टॉक से। तो ये दोनों ही प्रकार के निवेशकों का सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका सवाल बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस स्टॉक की तरह, क्योंकि ये स्टॉक भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। तो अगर आप इस स्टॉक के ऊपर निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक काफ़ी हद तक आपकी कह लीजिए स्टडी में मेरा ये वीडियो काफ़ी हद तक काम आ सकता है। बहुत ज़्यादा बोर आपको डेटा से और तमाम चीज़ों से, स्टॉक के इतिहास से नहीं करूँगा, बल्कि सिनेरियो क्या चल रहा है, अभी इंडियन फार्मा सेक्टर किस क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये बहुत सीरियस क्राइसिस है दोस्तों, कोई छोटी मोटी क्राइसिस नहीं है। तो इन तरहों पे मैं प्रकाश डालूंगा, इन बिंदुओं पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं औरबिंदो फार्मा की। देखिए, औरबिंदो फार्मा ना एक ऐसा स्टॉक है और एक ऐसी मैनेजमेंट का स्टॉक है जो कभी शांत नहीं बैठती। आप ये देखेंगे, इसको अगर आप उठा के देखेंगे इनका इतिहास, तो कभी एक्वायर करने वाली रहती है, फिर बोलती है नहीं खरीदेंगे, फिर छोड़ देती है। फिर कुछ कह लीजिए इनकी मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं किसी और कंपनी में अब थोड़ा स्टेक खरीदेंगे, फिर अचानक से बैक कर लेती है। फिर कहते हैं भाई हम अपनी जो बिज़नेस है उसे बेचेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कुछ बात बनी नहीं, तो वो डील नहीं हो पाई। जैसे इनका इंजेक्टेबल बिजनेस, और जब इन्होंने, मैं आपको बता दूं, औरबिंदो फार्मा का जब इंजेक्टेबल बिजनेस को स्टेक सेल करने की बात थी, वो अगर होता तो एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग स्टॉक में होने वाली थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो पहली बात तो आप समझ लें कि जिस स्टॉक पे आप निवेश करने वाले हैं वो स्टॉक एक बहुत ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है। ये बहुत वॉलेटाइल रहता है, पिछले कुछ समय से नहीं रहा है, रीज़न आपको थोड़े दिन बताऊंगा। वरना यदि आप देखेंगे, और ये कब तक नहीं रहा, जब तक ये स्टॉक 590 का लेवल नहीं तोड़ा दोस्तों। 590 के लेवल को जब तक इसने नहीं तोड़ा था, स्टॉक बहुत ज़बरदस्त वॉलेटाइल था। कभी अचानक से ऊपर इस तरह से गिर जाता था 700, 750 से, फिर एक बड़ी गिरावट दिखा के 600 को सपोर्ट लेकर के फिर भाग जाता था। बट उसके बाद से 590 का जैसे ये लेवल टूटा, उसके बाद से स्टॉक में ग्रहण सा लग गया है दोस्तों। और माना कि जो कुछ फॉरेन ब्रोकरेज हाउस हो गए और कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस किस हद तक इसमें बुलिश हैं, और अभी जिस तरह में ट्रेड कर रहा है वहाँ से लगभग 20-25% के अपिश टारगेट दे रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे लोग कंपनीज, और वो गलत भी नहीं दे रहे दोस्तों, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। और औरबिंदो फार्मा का पोटेंशियल कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ह्यूज पोटेंशियल रखती है ये कंपनी। बट रीज़न ना दोस्तों, सिर्फ इस फार्मा कंपनी नहीं, तमाम जो हमारी इंडियन फार्मा कंपनीज़ हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, वो है क्वालिटी कंसर्न। और यकीन मानिए पिछले कुछ देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं यूएस यूके में, तो आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यूएसएफडी की तरफ से नोटिफिकेशन आती हैं, मतलब आपको नोटिफाई करता है कि भाई आप थोड़ा ठीक कीजिए अपने काम को, और कुछ वार्निंग इश्यूज़ करता है। और आप देखेंगे तो फॉर्म 83 आपको देते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रहा है दोस्तों। आप देखें पिछले कुछ समय में तो हमारी भारतीय कंपनियां बहुत सारी लगातार यूएस एफडी के घेरे में हैं, और कुछ ना कुछ दिनों में ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं। और इसमें औरबिंदो फार्मा तो
बहुत बुरी कदर फंसा हुआ है। महीने 2 महीने में आपको ये चीज़ मिलती रहेगी। जैसे अभी कल या परसों की रिपोर्ट थी दोस्तों कि ऑरबिंदो फार्मा को इनके नॉर्थ कैरोलिना में जो इनकी सब्सिडरी है एक, उनकी कंपनी को यूएस एफडी की तरफ से EIR नोटिफिकेशन मिला था, EIR नोड मिला था। तो ये, और उससे जस्ट 1 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी फॉर्म 83 इनको मिल गया था, फॉर्म 483। और ये चीज़ तमाम फार्मा कंपनी इंडिया की उन्हें मिलता चला जा रहा है, और ये मुझे पर्सनली बहुत बड़ा कंसर्न दिखता है। और फार्मा कंपनीज जो लगातार इतनी लैग कर रही हैं, पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर, हमारे निफ्टी अगर आप देखेंगे बाज़ार और फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ को, तो उसमें गिरावट होगी। उसमें काफ़ी हद तक आपको एक डिस्पैरिटी मिलेगी कि जो फार्मा सेक्टर वो काफ़ी लंबे समय से अब ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक लाख यही भी आप कह सकते हैं कि भाई कोविड के समय इतनी भयंकर तेज़ी, इतने हाई वैल्यूएशन और इतना ज़्यादा हाई बेस रहा है कि इसके बाद गिरावट तो होनी थी, और 1-1.5 साल भी हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। और मैं एक बात मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको FDA के कंसर्न्स तो नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक रही हाई बेस की, अगर आप ऑरबिंदो फार्मा का पिछला रिजल्ट देखेंगे, बहुत शानदार नंबर इन्होंने पेश किए हैं, सेल्स के नंबर। मार्जिन में प्रेशर है, बिल्कुल सही बात है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑरबिंदो फार्मा का था वो मार्केट शेयर लूज़ करना दोस्तों अमेरिकी बाज़ार में, और ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। मार्केट शेयर लूज़ करना प्लस प्राइस इरोजन लगातार हो रही है, क्योंकि जेनरिक बिजनेस में एक बहुत स्टिफ कंपटीशन चल रहा है, और जिसकी मार सिर्फ ऑरबिंदो फार्मा ही नहीं, तमाम हमारे यहाँ की फार्मा कंपनीज को झेलना पड़ रहा है। लेकिन वो चीज़ काफ़ी हद तक प्राइस एंड स्टॉक में हो चुकी है, और यही आप मानिए कि कल US FDA के वार्निंग के बावजूद आपका स्टॉक गिर नहीं रहा है, क्योंकि ये 500 के एक बहुत शानदार लेवल के पास खड़ा हुआ है। और ये अगर टूटता है दोस्तों, तो जो हाल 590 के लेवल तोड़ने के बाद हुआ था, वही आप यहाँ देखेंगे। 494 का तो एक बहुत तगड़ा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद ये बड़े वॉल्यूम में तोड़ के सस्टेन कर जाता है तो प्रॉब्लम बड़ी होगी दोस्तों। स्टॉक को रिकवर करने में बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, अगर बाजार कुछ पलट जाए और भागने ही लग जाए तो शायद आपको देखने को मिले, लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी नॉर्मल सिनेरियोज में। लेकिन ऑरबिंदो फार्मा एज अ कंपनी पुरानी कंपनी है। आप समझिए, अगर ये कंट्री की मैं अगर बात करूं, 125 देशों में इसकी चीज़ें आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, इनकी चीज़ें। बैलेंस शीट में कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आप समझिए 24,500 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 24,500 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 2800 करोड़ का इनके पास कह लीजिए डेट है, उसके सामने 2400 करोड़ की कह लीजिए 2450 करोड़ की रिजर्व, ये तो बहुत होती है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रॉब्लम है दोस्तों अभी फंक्शनरी में, और ये इन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, वो भी ASAP, एज सून एज पॉसिबल। और फार्मा कंपनीज हमारे यहाँ की, अब उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्वालिटी चेक बहुत ज़ोर होना चाहिए। कुछ समय पहले आप देख रहे होंगे कि ऑरबिंदो फार्मा की कुछ दवाइयों को वापस ही बुलाना पड़ गया था। उनको अपनी कुछ उनकी दवाइयाँ थी वो भी वापस बुलानी पड़ गई थी, बॉटल थी, सिरप की कुछ बॉटल थी, उन्हें मार्केट से रिकॉल करनी पड़ गई। कंसर्न था कि भाई वो अच्छी नहीं थी। तो ये बहुत ख़राब पिक्चर प्रोड्यूस कर रही है अमेरिकी बाज़ारों में। और देखिए US FDA जो है ना, और जो US का बाज़ार है, वहाँ रेपुटेशन बहुत काम रखती है। अगर आपको इस तरह लगातार FDA इश्यूज़ और प्रॉब्लम आती रहेगी, आप देखेंगे कि जो आप मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं, आप वो लगातार लूज़ करते जाएंगे। तो कंपनी को एक प्रॉपर कह लीजिए रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी जो पूरी की पूरी जो एक रोड मैप है पॉजिटिव की, उसको कैसे करें, और जो क्वालिटी चेक्स है उसे हम किस तरह कंट्रोल करें दोस्तों। क्योंकि आप एक बात मानिए, US FDA से नोट तो आते रहेंगे, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते, और ये एक रियलिटी है। लेकिन इतने फ्रीक्वेंट आपको महीने, 3 महीने, 4 महीने में आते ही मिल रहे हैं यार, बट ऐसे बिजनेस कैसे चलेगा। और आपको US, UK और यूरोप में काम करने हैं, तो ये चीज़ एड्रेस करनी पड़ेगी। और यही रीज़न है कि इनका खून नहीं खौल रहा है स्टॉक के स्टॉक प्राइस का। तो यही रीज़न है एक। और करंट में जिसमें ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ऑरबिंदो फार्मा लगभग 500 के आसपास, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लेवल है दोस्तों। और इन लेवल में अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, जिस स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं वो गिरावट ही बहुत तेज़ दिखाता है और तेज़ी भी बहुत जल्दी दिखाता है। और यही कारण है कि आपको
इस पे निवेश करने से पहले क्या आप उस रिस्क एपेटाइट को, क्या आप उस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या आप वैसे इन्वेस्टर हैं, तभी इसमें निवेश कीजिएगा। वरना कंपनी में तो कोई इशू मुझे नहीं दिखता दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है इसे एड्रेस करनी पड़ेगी। कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि बाजार बहुत नेगेटिव है, प्लस फार्मा का सेक्टर भी बहुत चैलेंजिंग है, और खास करके ऑरबिंदो स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो इन्हें जो यूएस एफडी के कंसर्न है वो लगातार आ रहे हैं दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में ऑरबिंदो फार्मा की जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की कोई भी होल्डिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप इसमें निवेश करें इन स्तरों पे, और मैं आपको बता दूं शायद मैं आज या कल स्टॉक में निवेश कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे वॉच लिस्ट में ज़रूर है। बस मुझे जो कंसर्न है वो दोस्तों बाज़ार का है, और ऑलरेडी फार्मा में मैं कई अन्य कंपनीज़ में निवेशित हूँ। तो अगर ये मुझे चांस नहीं भी मिलेगा, मैं इसे बॉटम फिशिंग की तैयारी से देख रहा हूँ। अगर मुझे चांस नहीं मिलेगा 490, 480, 470 के आसपास, तो मैं शायद इसे लूँ। अगर नहीं आता है तो मैं कोई रिग्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अन्य स्टॉक्स मेरे पास हैं दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरी छोटी सी एनालिसिस ऑरबिंदो फार्मा सेक्टर के ऊपर आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए। और यकीन मानिए, अगर आपके पास फार्मा की अन्य कंपनीज नहीं है और थोड़ा सा रिस्क आपका ज़्यादा लेने का है, ये वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब मुझे लगता है जो तमाम निगेटिविटी है वो प्राइस इन हो चुकी है और एक बड़ी तेज़ी स्टॉक का इंतज़ार कर सकती है दोस्तों। बस बाज़ार का थोड़ा साथ हो, और अब फार्मा कंपनीज मुझे लग रहा है टर्न अराउंड स्टोरी, जो पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर है ये कुछ स्तरों पे टर्न अराउंड कर सकता है दोस्तों। और यदि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो आप देखें भाई जो Q2 के इस बार नतीजे आएंगे वो किस तरह होते हैं, भले थोड़े ऊपरी स्तरों में मिल जाएं, लेकिन तब आप लेंगे तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री प्लस जो अमेरिकी बाज़ार का क्या हाल है, इनकी में अमेरिकी बाज़ार में जो इनका मार्केट शेयर है या कांस्टेंट रहा या गिरा या बढ़ा, मार्जिन का क्या हाल है, ये तमाम चीज़ें देख करके निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, कमेंट्री अच्छी होती है, स्टॉक पकड़ में नहीं आएगा। और यदि अगर कुछ निगेटिविटी रहती है तो डाउन साइड मुझे फिर भी ज़्यादा नहीं लगता दोस्तों। तो मैं फिर कहूँगा, यदि निवेश करना चाहते हैं निवेश कर सकते हैं, लेकिन हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, काफ़ी गिर चुका है ऊपरी स्तरों से, तो डाउन साइड कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, स्टॉक वॉलेटाइल है तो बहुत समय तक शायद कंसोलिडेट भी करे। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, मेरी बातें सुनी, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।